स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमारा 8वां है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप। बच्चों, ये जो हमारा वीडियो है एनसीईआरटी पर बेस्ड है और ये वीडियो हमारा बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और अदर बोर्ड जहां पर एनसीईआरटी चलती है, पूरे देश में जहां पर भी एनसीईआरटी चलती है, उन सभी के लिए ये वीडियो हमारा काम आने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कराने वाले हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कराने वाले हैं। कंप्लीट थ्योरी आपको करा दी जाएगी। इसके बाद इस चैप्टर का एक और पार्ट आएगा, यानी सेकंड पार्ट। उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे और इस वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक ये है आपके सामने कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसकी बात कर लेते हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की। आपको पता होगा कि भाई 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा और अब पर्यावरण के मसले ने इस मसले पे विभिन्न देश जो हैं वो बात करने को तैयार हो गए, राजी हो गए। हुआ क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें ना, आज से 50 साल पीछे जाएं, 60 साल पीछे जाएं, 100 साल पीछे जाएं, 70, 80, 200, 150 ऐसे अगर हम पीछे जाते हैं तो हमें पता लगेगा कि पर्यावरण कभी कोई समस्या ही नहीं थी। आज से 200 साल पहले पर्यावरण कोई समस्या नहीं थी, पर्यावरण की कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण वगैरह ये सारी चीजें बढ़ती गई, पर्यावरण में पॉल्यूशन होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, पर्यावरण में पॉल्यूशन होता गया। उसके बाद से पर्यावरण एक समस्या बन गया, यानी कि पर्यावरण की चिंता एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब क्या हो क्या रहा है कि जो खेती के योग्य भूमि है वो घट रही है, यानी कि जब लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो जो जमीन है वो अपने आप ही घट जाएगी। तो ये हो रहा है। फिर क्या है कि जो चरागाह है, चरागाहों के जो चारे हैं वो खत्म हो रहे हैं, यानी जो चरागाह के जो चारे हैं वो बिल्कुल खत्म होने को है। अब बात करते हैं मत्स्य भंडार की। तो जो मछली का भंडार है, या जो मछलियां हैं समुद्र में, वो कम होती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। जल प्रदूषण की अगर हम बात करें तो जल प्रदूषण काफी बढ़ रहा है। जो नदियों का पानी कभी स्वच्छ होता था, साफ होता था, आज वो पानी गंदा हो रहा है। और पीने योग्य जो पानी है, जो जल है, उसकी बहुत कमी होती जा रही है। आपको पता है वैसे तो समुद्र जो है पूरे के पूरे पानी से ही भरे हैं, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं है। यानी कि मनुष्य के जो यूज करने लायक पानी है वो उसकी कमी होती जा रही है। खाने पीने की चीजों में कमी हो रही है, खाद्य उत्पादन में। विकासशील देशों में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। वनों की बहुत कटाई हो रही है। आपको पता है पहले जंगल बहुत होते थे, अब धीरे धीरे लोगों ने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। जैव विविधता को हानि पहुंच रही है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, इतना सारा नुकसान पर्यावरण में हो रहा है। जब इतना सारा नुकसान पर्यावरण में हुआ तो ये चीज अपने आप ही दुनिया के सामने आनी थी। जब ये दुनिया के सामने आई तो ये एक बहुत बड़ी चिंता बन के सामने आने लगी। तो इसी पर्यावरण की चिंता को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं ना, तो आपको पूरी बुक में अगर कोई चैप्टर बोरिंग लगेगा तो आई थिंक यही चैप्टर आपको ज्यादा बोरिंग लगेगा, और 7वां चैप्टर। ये दो चैप्टर काफी बोरिंग लगते हैं बच्चों को, मैंने देखा है, क्योंकि चैप्टर बड़ा बहुत है। लेकिन मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप ऐसा कोई चैप्टर पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले देखो, जब अब पर्यावरण की बात आती है तो आपको ये लगेगा कि ये सारी चीजें तो हमें भूगोल की कक्षा में पढ़ना चाहिए था, यानी ज्योग्राफी में पढ़ना था, पर हम पॉलिटिकल में क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे एक कारण है बच्चों। ये जो समस्या है, ये पर्यावरण की जो समस्या है, बेशक से ये भूगोल का विषय हो, बट लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा, दुनिया भर की सरकारों को काम करना पड़ेगा। यानी कि विश्व भर के देशों की सरकारें मिलकर काम करेगी, तब इस समस्या से निकल पाएगी। तो जब सरकारों का मामला आ जाता है तो ये अपने आप ही विषय राजनीतिक विज्ञान का हो जाता है। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि ये भूगोल का विषय है, तो इसे हम राजनीति में क्यों पढ़ रहे हैं। इसके बाद है कि पर्यावरण की ये जो समस्याएं हैं, ये विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा ही सुलझाई जा सकती है। अगर ये चाहे ना कि अमेरिका ताकतवर देश है, अमेरिका पर्यावरण की समस्या से अकेले निपट जाएगा, तो अमेरिका नहीं कर सकता। अगर कहें भारत अकेले कर ले तो भारत नहीं कर सकता। इसे कौन करेगा? इसे दुनिया के सभी देश अगर आपस में मिलेंगे तभी समस्या निपटेगी, वरना एक देश इसको नहीं खत्म कर सकता। तो इसीलिए हुआ क्या कि जो विद्वान होते हैं
पढ़े लिखे समझदार लोग, विद्वानों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है क्लब ऑफ रोम। नाम याद रखिए आप, इन सब चीजों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लब ऑफ रोम, इसने 1972 में यानी 1972 में एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। क्या नाम था बुक का बच्चों? लिमिट्स टू ग्रोथ, इस नाम की बुक लिखी थी। और ये बुक जो है ये किस चीज में आपको नहीं पता होगा तो आप इसे देखें। ये जो बुक थी, इस बुक में बताया गया था कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, जनसंख्या बढ़ रही है, इससे एक बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान क्या है? जब लोग बढ़ेंगे तो संसाधन घटेंगे, यानी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन घटेंगे। तो इसने यही चिंता जाहिर की कि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसी गति से संसाधन भी घट रहे हैं। तो इसकी चिंता जाहिर की इन विद्वानों ने। यूएनईपी, इसने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सम्मेलन करवाए। यूएनईपी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यूएनईपी का पूरा नाम पूछा गया था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये आपको चीजें याद रखनी कि यूएनईपी जो है दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के लिए सम्मेलन करवाता है, लोगों को जागरूक करवाता है। ठीक है, अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अगर मैं कह दूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका ये रियो सम्मेलन वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ था भाई? ब्राजील के रियो डी जनीरियो में एक सम्मेलन हुआ था जिसको रियो सम्मेलन कहते हैं। इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पेपर में पृथ्वी सम्मेलन आ जाए ना तो यही है, कहीं आप इसको अलग अलग समझो। और कई जगह पे इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको अर्थ समिट कहा जाता है। तो एक ही सम्मेलन है और इसी के अलग अलग नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जो रियो सम्मेलन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले याद रखो कि रियो सम्मेलन कब हुआ। तो आपको याद रखना है सन 1992 में। कब हुआ था? सन 1992 में, यानी 92 में हुआ था। फिर क्या था कि पर्यावरण और विकास के मुद्दे पे सम्मेलन हुआ था। इसमें पर्यावरण की बातें की गई थी और विकास के कुछ तरीके बताए गए थे, इस पे ये मुद्दा था। ये कहाँ पे हुआ था? ये ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जनेरियो। बड़ा ही अच्छा नाम है, रियो डी जनेरियो। इसी के रियो से ही इसका नाम रियो सम्मेलन पड़ गया। ठीक है, रियो में हुआ था इसीलिए इसको रियो सम्मेलन बोलते हैं। इसमें दुनिया के 170 देशों ने 170 देश इसमें शामिल हुए, उन्होंने इसमें भाग लिया। और हजारों एनजीओ जो होते हैं, स्वयंसेवी संगठन जो होते हैं, उन्होंने भाग लिया। और बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, एमएनसी जो होते हैं या बहुराष्ट्रीय निगम जो होते हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया। तो ये एक रियो सम्मेलन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। किस देश में हुआ? ब्राजील में। कहाँ पे हुआ? रियो डी जनीरियो में। कितने देश शामिल हुए? 170 देश। एनजीओ शामिल हुए, एमएनसी शामिल हुई, और किस मुद्दे पे था? पर्यावरण के मुद्दे पे था। तो आपको सारी बातें बता दी है। ठीक है, ये रियो सम्मेलन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बिल्कुल रट लेना है, आपके पेपर में ये काफी पूछा जाता है। आगे देखो इस सम्मेलन में क्या था। इस सम्मेलन से ठीक 5 साल पहले, देखो 1992 में ये सम्मेलन हुआ। 5 साल पीछे चले जाओ, यानी 1987 में क्या हुआ था? एक रिपोर्ट छापी गई थी, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा एक जैसा फ्यूचर, भविष्य जो है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी। चेतावनी क्या दी गई थी? चेतावनी ये दी गई थी कि आर्थिक विकास के जो आज के तौर तरीके अपना रहे हो ना आप, जिस तरीके से आप आज के टाइम पे विकास कर रहे हो, इन्होंने बोला कि ये तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। यानी कि ये जो तौर तरीके हैं ये आज बेशक से चल रहे हैं, बट आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में ये टिकाऊ साबित नहीं होने वाले। तो ये चेतावनी दी गई थी। अब बात करते हैं भाई कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि देखो यहाँ पे एक बात खुलकर सामने आ गई थी। खुलकर क्या सामने आई थी? कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उनके अलग अलग एजेंडे हैं, यानी उनकी समस्याएं अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पृथ्वी बना दी, ये आप जो गोलाई देख रहे हैं ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। ऊपर वाला जो गोलार्ध है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है बच्चों, तो ये जो ऊपर का जो उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला जो गोलार्ध है, यहाँ इस गोलार्ध में जितने भी देश आते हैं वो थोड़े अच्छे हैं, डेवलप है, यानी कि वो धनी है, अमीर देश है। और नीचे के गोलार्ध में जो देश आते हैं वो बुरे हालत में, यानी गरीब है। तो अब ऊपर धनी, नीचे गरीब। तो जो धनी देश हैं इनकी अलग तरह की समस्याएं हैं,
और जो गरीब देश है इनकी अलग तरह की समस्या है। गरीब देशों की समस्या क्या है भाई? गरीब जो भी होगा उसके पास सबसे बड़ी समस्या होगी विकास करने की। गरीब देश हमेशा ये सोचेगा कि काश हम अमीर हो जाएं, हम कैसे मतलब अपना विकास करें, कैसे हम डेवलप हो पाए, वो हमेशा यही सोचेगा। गरीबों की समस्या जो है वो अपनी गरीबी को दूर करने की है। अगर यहीं पे अमीर देशों की बात करें तो इनके पास गरीबी वाली समस्या नहीं है, इनके पास समस्या कुछ और है। ठीक है, ये धनी और विकसित देश है, इनके सामने समस्या कुछ और है। अब वो समस्या क्या है मैं आपको आगे डिटेल में बिल्कुल बताने वाला हूँ, तो घबराइए ना, सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, उत्तरी गोलार्ध के देशों की समस्या क्या है, क्लियर लिखा हुआ है, और दक्षिणी गोलार्ध के देशों की समस्या क्या है ये भी क्लियर लिखा है। तो उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं इनकी मुख्य चिंता जो है वो है ओजोन परत में छेद। ओजोन परत में जो छेद हो गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे जो नुकसान होने वाला है ये इनके लिए मुख्य चिंता है। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के गरीब देश हैं इनके सामने मुख्य समस्या जो है वो है आर्थिक विकास की, कि कैसे हम अपना आर्थिक विकास करें, कैसे अपने देश की जनता की गरीबी को खत्म करें। ये समस्या जो है ये दक्षिणी गोलार्ध के देशों की मुख्य समस्या है। अगला टॉपिक आपके सामने है कि जो रियो सम्मेलन है, ठीक है, इस रियो सम्मेलन में क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन पे चर्चा हुई, जैव विविधता पे बातें चली, वानिकी संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए, एक रूल बनाया गया एजेंडा 21। यहाँ पे एक बात सामने आई, एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था? इसमें यह कहा गया कि विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए। एजेंडा 21 में विकास के कुछ तरीके बताए गए। ठीक है, बाद में इन तरीकों की खूब आलोचना की गई। आलोचना पता है क्यों हुई थी? रीजन ये थी कि देखो रियो सम्मेलन क्यों हुआ था। आप ये सोचिए कि रियो सम्मेलन क्यों हुआ था। सबको पता है रियो सम्मेलन जो हुआ था पर्यावरण में जो नुकसान पहुंच रहा है उसको लेकर हुआ था। बट रियो सम्मेलन में ये जो एजेंडा 21 हुआ इसमें पर्यावरण की समस्या पे बात कम चल रही है, विकास करने पे बात ज्यादा चल रही है। इसीलिए ये इसकी आलोचना हुई। लोगों ने ये कहा कि भाई सम्मेलन तुम पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हो और बातें तुम वहां पे विकास की कर रहे हो। विकास अगर थोड़ा रुक भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट पर्यावरण का बचाव करने की बात सोचो ना, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए इस बात पे बहस हो। तो ये समस्या आई यहाँ पे। अब बात करते हैं टिकाऊ विकास। एजेंडा 21 के तहत एक बात सामने आई जिसको टिकाऊ विकास कहते हैं। टिकाऊ विकास का मतलब होता है कि जो आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं हम, आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा हो जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, यानी कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अपना विकास करो। सीधी बात है, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाओ और अपना विकास करो, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसी ही कुछ कुछ बातें यहाँ पे चली थी जो कि मतलब एक अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाई। अगला टॉपिक जो इस रियो सम्मेलन काफी पूछा जाता है, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कोई सेकंड टॉपिक बोलूं इस चैप्टर से तो वो ये साझी विरासत वाला टॉपिक है। ठीक है, इसमें 3-4 ही टॉपिक हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बट मैं आपको सारे टॉपिक डिटेल में कराने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। तो देखिए टॉपिक है हमारा विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। विश्व की साझी संपदा क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझना है, फिर उसकी सुरक्षा के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए साझी संपदा मतलब एक ऐसी संपदा होती है जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, ठीक है, बल्कि इसमें कई लोगों का अधिकार हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास भाई एक पेन है, मैंने ये पेन अपना मार्केट से खरीदा है, तो ये जो मेरा पेन है ये मेरी साझी निजी निजी संपत्ति है। ठीक है, मेरा जो घर है वो मेरे नाम पर है, तो मेरा जो घर है वो मेरे नाम पर है, वो मेरी निजी संपत्ति है। बट एक जो कुआं होता है वो किसी का निजी नहीं होती, चरागाह जो होता है वो किसी का निजी नहीं होता, बस स्टैंड जो होता है वो किसी का निजी नहीं होता। ठीक है, तो समझ गए ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सार्वजनिक होती हैं, सभी के लिए होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी की इंडिविजुअल की निजी चीज होती है। तो यहाँ पे हम साझी चीजों की बात कर रहे हैं जो सबकी हो। तो साझी संपदा जो होती है वो ऐसे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार हो। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है संयुक्त परिवार का चूल्हा। आपने जॉइंट फैमिली देखी हो, आई थिंक आप जॉइंट फैमिली में रहते हो शायद, क्योंकि भाई हम तो नहीं रहते जॉइंट फैमिली में, बट अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा कि जॉइंट फैमिली में दादा दादी माता पिता सभी साथ में रहते हैं, चाचा वगैरह। तो ऐसी जो फैमिली होती है इसमें जो चूल्हा होता है जिसपे खाना बनता है सभी के लिए, तो ये जो चूल्हा होता है जॉइंट फैमिली का ये साझी साझी संपत्ति होती है, यानी कि कोई भी उस पर खाना बना सकता है। लेकिन आज के टाइम पे जो जॉइंट फैमिली वाला रिवाज टूट रहा है और न्यूक्लियर फैमिली जो बन रही है इसमें क्या होता है अलग अलग हो जाते हैं, तो सबका अपना अलग अलग चूल्हा होता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है सारी चीजें।
चरागाह जहाँ पे जानवरों को चराने ले जाते हैं, बड़ा घास का मैदान होता है जहाँ पे जानवर चरते हैं, वो किसी एक का नहीं होता, वहाँ पे कोई भी अपने जानवरों को चरा सकता है। जैसे मान लो मेरे पास जानवर है तो मैं भी अपने जानवर को चरा सकता हूँ, आपके पास जानवर है आप भी अपने जानवरों को चरा सकते हो। तो ये चरागाह होते हैं। ऐसे ही मैदान हो गया, कुआं हो गया, नदी, नदी बहुत अच्छा उदाहरण है। कोई भी नदी हो, मान लो गंगा नदी है, गंगा नदी किसी व्यक्ति की निजी नदी नहीं है, वो एक ऐसा संसाधन है जो साझी संसाधन कह सकते हैं, साझी संपदा कह सकते हैं। गंगा के पानी को हम भी यूज कर सकते हैं, गंगा के पानी को आप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे मैंने आपको उदाहरण दिए जिससे आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत। देखो ऐसे, ये तो हमने एक साझी संपदा पढ़ा, किसी व्यक्ति की बातों को कर रहे थे, अब हम करेंगे पूरे विश्व के लेवल पे ऐसी चीजों को। यानी कि देखो, विश्व में कुछ हिस्से या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो किसी एक देश के नहीं है, यानी कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी है जो किसी एक देश का उस पर अधिकार नहीं है, उसको भी साझी संपदा माना जाता है। ठीक है, इसीलिए उस जगह की प्रबंधन की यानी मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो भी साझे तौर पे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की होती है, यानी सबकी जिम्मेदारी होती है। अब वो जगह कौन सी है, आपके सामने उदाहरण दे रखे मैंने, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष जो है, आप सिर उठाकर आसमान की तरफ देखो, आपको अंतरिक्ष नजर आएगा। जो अंतरिक्ष है वो क्या है, वो एक साझी संपदा है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, सभी का है वो। समुद्री सतह, जो समुद्र की सतह है वो भी किसी एक का नहीं बल्कि सबका है। एक ऐसी विवादित जगह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ की मोटी परतें हैं वहां पे, ठंडा है बिल्कुल, वहां पे लोग रहते नहीं है, वहां पे जीवन पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अंटार्कटिका को लेकर विवाद है। अंटार्कटिका एक साझी संपदा है, लेकिन बहुत सारे देश है जो अंटार्कटिका पर अपना अधिकार जमाते हैं, कहते हैं कि अंटार्कटिका हमारा है। तो क्या आप मुझे एग्जाम्पल में ऐसे कोई 4 देशों के नाम बता सकते हो जो कहते हैं कि अंटार्कटिका उनका है? आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप 4 देशों के नाम सर्च करो और कमेंट में लिखो। अगला है वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए कुछ संधियां की गई है, यानी कुछ ऐसी संधियां की गई है जिससे कि वैश्विक संपदा की सुरक्षा की जाए। वो आपके सामने है अंटार्कटिका संधि जो कि 1959 में हुई, मॉन्ट्रियल न्यायाचार जो कि 1987 में हुआ, अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार जो कि 1991 में हुआ। तो ये कुछ ऐसी संधियां हैं जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। अब आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से और उन्हीं 4-5 क्वेश्चन में से आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इसमें से, 4 गिनती के 4 क्वेश्चन है और वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी क्या होता है भैया, इसे समझिए थोड़ा सा। देखिए, पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। एग्जाम्पल, आप मेरी बातों को समझिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आई थिंक आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, ये मैंने पृथ्वी बना दी, ऊपर के देश उत्तरी गोलार्ध, नीचे के देश दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर के देश अमीर और नीचे के देश गरीब। आपको क्लियर है ये? अब देखो भाई, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग को जो फैलाने में अगर किसी का हाथ है, या हम कह सकते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को फैलाने में किसी का हाथ है, तो वो क्या केवल उत्तरी गोलार्ध के देशों का है या केवल दक्षिणी गोलार्ध के देशों का है? तो हमारा आंसर होगा नहीं, बल्कि इसको नुकसान पूरी दुनिया ने फैलाया है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने कम पहुंचाया है। अब आप क्लियर, आपके सामने जो विकसित देश है उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और जो विकासशील देश है उन्होंने कम नुकसान पहुंचाया है। तो यही है टॉपिक हमारा, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। जब पर्यावरण को बचाने की बात आती है ना, तो ये कहा जाता है कि जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो ज्यादा भरपाई करेगा, जिसने कम नुकसान पहुंचाया है वो कम भरपाई करेगा। लेकिन यहाँ पे एक विवाद हो जाता है। विवाद क्या हो जाता है? विवाद ये हो जाता है कि ये जो देश है, कौन से देश, ये जो ऊपर के उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश है, ये कहते हैं नहीं भैया नहीं, हम ज्यादा जिम्मेदारी क्यों निभाएंगे, आपको भी जिम्मेदारी निभानी है, दोनों बराबर जिम्मेदारी निभाएंगे। और जहां पे बराबरी की बात कर देते हैं ना, वहीं पे विवाद हो जाता है। क्योंकि भाई क्लियर बात है, आपको सबको पता है कि जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया जिम्मेदारी वो ज्यादा निभाए, जिसने कम पहुंचाया वो कम निभाए, बट यहाँ विवाद है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक सारी चीजें।
तो उत्तर के विकसित देश जो है वो पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में आज पर्यावरण मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाने में हर देश बराबर हो, यानी संरक्षण में जिम्मेदारी सभी की बराबर हो। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देश हैं वो कहते हैं कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान जो है वो विकसित देशों ने पहुंचाया है, इसलिए भरपाई की ज्यादा जिम्मेदारी भी विकसित देश पहुंचाए। ठीक है, विकासशील देश तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, हमने तो अभी केवल शुरू किया है उद्योगों को लगाना। हम तुम तो 50 साल 100 साल 150 साल पहले कर चुके हो, हमने तो केवल अभी स्टार्ट किया है। हम पे क्यों प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, हम पे बैन क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि हमने तो नुकसान बहुत कम पहुंचाया है। इस बात को लेकर विवाद हो जाता है और यही साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहलाती है। तो इसीलिए क्या हुआ था भाई कि 1992 में रियो सम्मेलन में इसे मान भी लिया गया था। रियो सम्मेलन में बोल दिया था भाई जिसकी ज्यादा भरपाई जिसको ज्यादा चुकानी है, जो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, और जिसने कम नुकसान पहुंचाया वो कम भरपाई करेगा। इसी सिद्धांत को साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नियमाचार है यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इतना बड़ा नाम है भाई, आपको ये थोड़ा सा रटना है, यूएनएफसीसी का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस संधि में क्या हुआ था, इस संधि में माना गया था, ठीक है, स्वीकार करा था। इस संधि को जिसने माना उस देश ने अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण के लिए अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो गए और कहा कि हम प्रयास करेंगे। यानी कि जैसे मान लो मैं आपके सामने दो एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए भाई, एक तरफ है फ्रांस, एक तरफ है ब्रिटेन, और एक तरफ है पुर्तगाल, एक तरफ है स्पेन। ये चार यूरोप के देश मैंने ले लिए। अब मैं दूसरी तरफ बात करता हूं दक्षिण एशिया के देश, एक तरफ है नेपाल और एक तरफ है श्रीलंका। अब आप ये चार देश जो है ये डेवलप देश हैं, बहुत ज्यादा विकसित देश हैं, और इन्होंने बहुत ज्यादा औद्योगिकरण किया और बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। और नेपाल और श्रीलंका जो है ये अभी विकास करना शुरू कर रहे हैं। अब बताओ भाई, सबसे ज्यादा नुकसान इन देशों ने पहुंचाया, और तो जिम्मेदारी भी यही निभाएंगे ना ज्यादा। ये क्यों निभाएंगे भाई, इन्होंने तो कम नुकसान पहुंचाया, इन्होंने तो अभी शुरुआत करी है। तो यही बात थी कि जिसने भी यूएनएफसीसी कार्यक्रम को माना उसने कहा कि ठीक है, हम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, यानी इनकी क्षमता कम है तो कम जिम्मेदारी निभाएंगे, इनकी ज्यादा है तो ये ज्यादा जिम्मेदारी निभाएंगे। इस बात को मान लिया गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल, और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो केवल 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये हमेशा, जब भी आता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो भाई जापान का एक शहर था, जापान का एक शहर है जिसका नाम है क्योटो। वहां पे एक समझौता हुआ था, इसीलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। देखो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, आप इसे समझो। क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत जो औद्योगिक देश है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं। यानी बात की गई थी कि जो ऐसे देश जिन्होंने अपने देश में उद्योगों को खूब बढ़ाया है, यानी ग्रीन हाउस जैसी खतरनाक गैसों को खूब बढ़ाया है उद्योगों के जरिए, उन देशों को इसको कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था क्योटो प्रोटोकॉल में। उन्होंने कहा था कि मीथेन गैस का कम उत्सर्जन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन करना है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का कम उत्सर्जन करना है, क्योंकि ये जो तीनों गैस है ये तीनों ही गैस खतरनाक गैस है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में यही कहा गया था कि खतरनाक गैसों को कम करना है और इसके लिए जिम्मेदारी निभानी है। ठीक है, क्योंकि ये जो गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग को फैलाती हैं, यानी बढ़ाती हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा बढ़ाती हैं, इसीलिए इन गैसों को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया था। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, विकासशील देशों को प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम है। अगर विकासशील देशों की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध के देशों की बात करें, तो इनका प्रति व्यक्ति जो ये जो कार्बन का उत्सर्जन है वो बहुत कम है। लेकिन अगर हम उधर के देशों यानी उत्तरी गोलार्ध के ताकतवर और विकसित देशों की बात करें तो उनका बहुत ज्यादा है। तो यही बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो ये आपका बहुत सिंपल था, आपको समझना था। अब एक क्वेश्चन है साझी संपदा, साझी विश्व की साझी संपदा और सुरक्षा वाला टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। अब एक साझी संपदा, बहुत सिंपल सा टॉपिक आपको बता देता हूँ। देखो, ऐसी संपदा जिसे किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो उसे हम क्या बोलते हैं? साझी संपदा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? साझी संपदा। ऐसे संसाधन के उपयोग तथा रखरखाव में हर सदस्य का समान अधिकार होता है। मान लो भाई 5 आदमियों ने मिलकर एक गाड़ी खरीदी, 5 व्यक्तियों ने पैसा मिलाकर एक गाड़ी खरीदी, तो वो गाड़ी जो है वो एक आदमी की नहीं है, वो पांचों की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पांचों ने पैसा मिलाया है। अब वो साझी संपदा हो गई उनके लिए।
और अब उसकी जिम्मेदारी रख रखाव मेंटेनेंस का जो खर्चा होगा वो भी पांचों मिलकर निभाएंगे। तो ये होती है हमारी साझी संपदा। अब इसके सामने एक उदाहरण है वन प्रांतर। वन प्रांतर बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपके सामने एक ये आई थिंक मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पेपर में आ जाए। वन प्रांतर क्या होता है? देखो गाँव में क्या होता है, गाँव वगैरह में आप देखोगे, गाँव में हम जाते हैं तो कई सारे पेड़ होते हैं जिसपे लोग धागा बांध देते हैं। कई सारे पेड़ होते हैं उसके नीचे पत्थर रख के मूर्ति रख के पूजा करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम वन प्रांतर बोलते हैं, यानी गाँव वाले लोग उसको पवित्र जगह बोलते हैं। तो वनों के कुछ हिस्से को पवित्र मानकर कभी उसको काटा नहीं जाता। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर देवी देवताओं का वास है। मुझे भी याद है, हम अपने गांव में गए थे भाई बचपन में जब हम जाते थे। तो आज से लगभग बहुत साल पहले, जब मैं शायद 9-10 साल का था, तो गांव में एक पेड़ था बहुत दूर, उसकी पूजा करते थे पेड़ की। बहुत दूर दूर से लोग वहां पे जाते थे और मानते थे उसे कि हमारा क्या है, मतलब पवित्र स्थान है। तो मैं वहां पे गया था और उसके बाद फिर मैं 10 साल की उम्र में गया था। उसके बाद सीधा मैं गया जब मैं 22 साल की उम्र का हो गया था। तब भी वहां पे वही मान्यता वैसी ही चल रही थी, उधर के किसी भी पेड़ को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि उसको वो पवित्र मानते हैं। इसी चीज को हम वन प्रांतर कहेंगे। बेशक से ये एक अंधविश्वास, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, कोई दिक्कत नहीं, अंधविश्वास ही सही, बट इसकी वजह से एक फायदा हुआ है। फायदा क्या हुआ है? पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा, लोगों ने उन पेड़ को कभी कटने नहीं दिया, क्योंकि वो मानते हैं कि वहां पे उनके देवी देवता रहते हैं। इन वन प्रांतों को ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे राजस्थान में जाओगे तो उसको वानी बोलते हैं, झारखंड में जाओगे तो जहेरा सरना बोलते हैं, मेघालय में लिंगदो बोलते हैं, केरल में काओ बोलते हैं, उत्तराखंड में थान बोलते हैं या फिर देवभूमि बोलते हैं। और हमारा जो गांव है, हमारे गांव में भी इसको थान ही बोला जाता है। ठीक है, अब आपके गांव में भी आई थिंक इन्हीं में से कोई नाम होगा, है अगर आपके गांव में कुछ नाम तो आप भी बताइए कमेंट में। ठीक है, तो ये वन प्रांतर हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पर्यावरण के मसले पे भारत का पक्ष। कि पर्यावरण का जब मुद्दा आता है तो भारत क्या कहता है, ये देखिए। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कर दिए। हमने कह दिया ठीक है भाई, हम भी अपना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में आगे नजर आएंगे, क्योंकि भारत और चीन जो है वो डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे इनमें भी कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी आगे नजर आने वाले हैं। लेकिन हमने इस चीज को पहले से ही मान लिया है। भारत का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी जो है वो विकसित देशों की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो विकसित देशों ने पहुंचाया है, इसीलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी हम कहते हैं कि विकसित देशों की होनी चाहिए। भारत का जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है ना, वो बहुत कम है। भारत की ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इतना कम है कि आप ये लगा लो 0.9 टन होगा 2000 तक, और 1.6 टन होगा 2030 तक। ठीक है, और जितना हमारा 2030 तक होगा ना, इससे कई ज्यादा तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का आज से बहुत साल पहले था। यानी कि हम 2030 में भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जितना ब्रिटेन और अमेरिका पहुंचा चुके हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो भाई, भारत ने एक सचेत होकर अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाई है। भाई जब भी पर्यावरण के बचाव की बात आई, भारत हमेशा आगे रहे। मैं आपको बताता हूँ कि भारत ने क्या क्या करा। भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बदलाव कर दिया। ठीक है, स्वच्छ ईंधनों को अनिवार्य कर दिया कि आपको अच्छे ईंधन ही यूज करने हैं। और गाड़ियां सीएनजी के द्वारा, आपको पता है कि बसें वगैरह जो चलती हैं हमारी, वो सीएनजी के द्वारा, बस वगैरह जो सीएनजी के द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है, गाड़ियों में सीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि सीएनजी से जो गाड़ियां चलती हैं वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, पोल्यूशन नहीं होता इससे। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम हमने बनाया, 2003 में बिजली अधिनियम बनाया, स्वच्छ कोयले का उपयोग किया हमने, बायोडीजल का प्रयोग किया। देखो, एक तो डीजल होता है और एक बायोडीजल होता है। बायोडीजल जो होता है ये पूरे देश में बहुत कम मात्रा में आपको मिलेगा। बायोडीजल जो है ये स्वच्छ ईंधन वाली तकनीक है। आप कभी गूगल पे सर्च करोगे आपको पता लगेगा बायोडीजल से पोल्यूशन काफी कम होता है। लेकिन हम बायोडीजल का यूज नहीं करते क्योंकि ये काफी कम मात्रा में मिलता है, तो हम डीजल का यूज करते हैं। और डीजल जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, भारत ये भी चाहता है कि जो विकसित देश हैं वो भी विकासशील देशों की वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाएं। भारत कहता है कि ये जो डेवलप हो गया ना, ये जो बहुत तगड़े तगड़े देश हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, भारत कहता है कि ऐसे देशों को अच्छी टेक्नोलॉजी देनी चाहिए हमारे जैसे देशों को, ताकि हम भी कुछ आगे कर पाए। भारत ने अपने लेवल पे बहुत कुछ किया है। ठीक है, बहुत सिंपल आपको बताया है। एक है पर्यावरण आंदोलन टॉपिक।
पर्यावरण आंदोलन आपको पता ही है, ऐसे आंदोलन जो पर्यावरण के प्रति जागरूक लोग करते हैं, यानी कि पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए लोग जो आंदोलन चलाते हैं वो पर्यावरण आंदोलन चलाते हैं। जैसे कि एक आंदोलन चल रहा था, वनों की कटाई बहुत कर रहे थे लोग, तो लोगों ने आंदोलन कर दिया कि पेड़ नहीं कटने देंगे। ठीक है, पेड़ को कटने से बचाने के लिए लोगों ने आंदोलन कर दिया, तो ये पर्यावरण आंदोलन। जैसे कि चिपको आंदोलन जो है ये पर्यावरण आंदोलन है। ऐसे ही ठीक है, एक नदियों को बचाने के लिए नर्मदा आंदोलन चला था। तो बहुत सारे आंदोलन भारत में चले हैं। तो ऐसे आंदोलन जो होते हैं वो राष्ट्रीय हो सकते हैं या अंतरराष्ट्रीय, यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पे चलाए जा सकते हैं। और आज पूरी दुनिया में पर्यावरण आंदोलन जो है वो जीवंत और विविधतापूर्ण आंदोलन बन चुके हैं। केवल भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन नहीं चल रहे, दुनिया के बहुत सारे देशों में पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाए जाए उसको हम पर्यावरण आंदोलन बोलते हैं। यह आंदोलन जो है अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों पे चले, जैसे कि चिले है एक देश, इंडोनेशिया, भारत, इन देशों में वनों की कटाई के खिलाफ खूब आंदोलन चले। दक्षिणी गोलार्ध में जो था वो खनन के खिलाफ खूब आंदोलन चला। ऑस्ट्रेलिया में बांधों के खिलाफ आंदोलन चले, और कुछ देशों में मल्टीनेशनल कंपनियां जो है जिसकी वजह से भी काफी नुकसान हो रहा है उसके खिलाफ भी आंदोलन चले हैं। अब बात कर लेते हैं संसाधनों की भू राजनीति। संसाधनों की भू राजनीति, संसाधनों को लेकर बहुत राजनीति चलती है भाई। देखो, इस संसार में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं। कहीं पे तांबा है, कहीं पे ग्रेनाइट है, कहीं पे खनिज संसाधन है, कहीं पे पानी है, कहीं पे पेट्रोल है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के संसाधन है। इन संसाधनों को लेकर झगड़ा भी चलता रहता है, अतीत से चलता आ रहा है। ठीक है, जो खाड़ी देश हैं जिनके पास तेल है वो हमेशा इसके लिए लड़ते नजर आते हैं। किसी देश के पास खनिज संसाधन है तो किसी देश के पास तेल संसाधन है, किसी के पास इमारती लकड़ी है तो किसी देश के पास नदियां हैं, किसी के पास पहाड़ है तो किसी के पास चट्टाने हैं। ठीक है, कहीं पे वनस्पतियां हैं, कहीं पे जानवर हैं, कहीं पे पानी है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के संसाधन हैं, इनको लेकर राजनीति बहुत होती है। अगर हम बात करें यूरोपीय देशों की, तो यूरोपीय ताकतों का विश्व प्रसार का मकसद संसाधन था। आपको पता है ना, ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया, पुर्तगाल ने गोवा पे हमला करा, ऐसे ही बहुत सारे देशों ने जो अलग अलग देशों को अपना गुलाम बनाया। क्यों बनाया? उसके पीछे एक ही कारण था, संसाधन। वो हमारे संसाधन चाहते थे, चाहे वो इमारती लकड़ी हो, चाहे वो तेल हो या कुछ भी। ठीक है, इमारती लकड़ी और तेल संसाधन तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। पेट्रोलियम पर नियंत्रण बनाने का प्रयास किया गया, खाड़ी देशों के तेल संसाधनों को हथियाने का प्रयास किया गया। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, इराक दूसरे नंबर पे आता है। तो ये जो देश है ये सभी जो है इन पे खूब, आपको पता है ना, ये जो इराक पे हमला किया था अमेरिका ने, तीसरे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं क्यों किया था अमेरिका ने इराक पे हमला। आपको सब कुछ पता है क्यों किया था, सीधा यही कारण था, पेट्रोल संसाधन के पीछे, यानी कि हमले का कारण संसाधन था। तो दुनिया भर में संसाधनों को लेकर बहुत हमले, बहुत लड़ाइयाँ चली हैं। पानी भी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, जल ही जीवन है। पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है। अगर हम पृथ्वी पे रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि पृथ्वी में जल है। तो विश्व के कुछ हिस्सों में साफ पानी उपलब्ध नहीं है, इसलिए जल संसाधन जो है वो फसाद की जड़ बन सकता है। ठीक है, आपको एक किसी विद्वान ने एक कहावत कही थी कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, यानी जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो जल को लेकर होगा। जल इतना महत्वपूर्ण संसाधन है, ऐसा माना जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध जल के कारण होगा, जिसको जल युद्ध कह सकते हैं। जल संसाधन के नजदीक के जो देश हैं वो उसका खूब दुरुपयोग करते हैं। देखो, जिसको पानी फ्री में मिल जाता है और बहुत ज्यादा मिल जाता है वो उसका अंधाधुंध प्रयोग करता है, गलत प्रयोग करता है। लेकिन जिसको पानी 10-10 किलोमीटर जाके मिलता है वो उसको बहुत बचा बचा के इस्तेमाल करता है। तो जो जल, जैसे मान लो मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं, देखो मान लो ये नदी है, नदी के पास ये जो जगह है यहाँ पे लोग रहते हैं, ये नदी के पास रहते हैं तो इनको पानी नदी से आराम से मिल जाता है। कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, ये नदी से बहुत दूर रहते हैं तो इनको पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। समझ गए ना आप? तो जो नदी के पास रहते हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, बट जो नदी का दूर रहते हैं वो उसको काफी बचा बचा के इस्तेमाल करेंगे। तो दुनिया भर में पानी को लेकर बहुत सारी हिंसक लड़ाइयाँ भी हुई हैं। ठीक है, 1950-60 के दशक की बात करें तो इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, इनके बीच में लड़ाई चली। तुर्की, सीरिया, इराक, इनके बीच में फरात नदी जो है उसके पानी को लेकर विवाद था।
लड़ाई चली, तो ये चलती गई। और अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखिए भाई, मैं जो भी इस चैप्टर से करा रहा हूँ ना, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही करा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे छोड़ दी है, जो मैंने छोड़ा है वहां से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो मूलवासियों की बात कर लेते हैं। मूलवासी लोगों को ऐसे लोगों का वंशज माना गया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। यानी कि ऐसे लोग जो किसी देश में कई पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं, उनको वहां का मूलवासी कहा जाता है। फिर भी दूसरे देश की, फिर क्या हुआ कि फिर किसी दूसरे देश की संस्कृति, जातीय मूल के लोग वहां पे आ गए, उन्होंने इनका अपना गुलाम बनाया और इनका शोषण किया। जैसे कि देखो, हम भारत में रहते हैं, ठीक है, भारत के मूलवासी, लेकिन बाहर से अंग्रेज आए, वो हमारे यहाँ पे आके बस गए, उन्होंने हमारा क्या करा, खूब नुकसान किया, हमें बहुत हमारा शोषण किया, तो वो हमारे लिए विदेशी है और हम यहाँ के मूलवासी हो जाएंगे। तो मूलवासी जो है वो आज भी अपनी संस्कृति परंपरा के अनुसार रहते हैं और खास डर्रे पे जीवन बीते हैं। और खासकर जो हमारे आदिवासी लोग हैं ना, वो मूलवासी कहलाते हैं। दुनिया भर में मूलवासी रहते हैं, केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में रहते हैं। इनके जो रहन सहन है, इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो परंपरा है, उसमें काफी समानता मिलती है। भारत का मूलवासी, अफ्रीका का मूलवासी, ऑस्ट्रेलिया का मूलवासी या कहीं का भी मूलवासी, आप कहीं दुनिया में किसी भी देश के मूलवासी को देखो, बहुत सारी चीजें उनमें सेम मिलेगी, ठीक है, एक जैसी मिलेगी। मूलवासियों के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दुनिया में 30 करोड़ मूलवासी है। फिलीपींस में 20 लाख मूलवासी रहते हैं। चिले में 10 लाख रहते हैं। बांग्लादेश में 6 लाख रहते हैं। पनामा नहर में 3,50,000 पनामा नहर के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। उत्तरी सोवियत में 10 लाख रहते हैं। ये कुछ मूल निवासियों के आंकड़े हैं। अब मूलवासियों की कुछ समस्याओं पे चर्चा कर लेते हैं। मूलवासियों की कुछ महत्वपूर्ण समस्या कि जो मूलवासी हैं, इनके सामने क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है समानता के लिए संघर्ष, कि इनको समान अधिकार नहीं मिल पाए हैं। आदिवासी लोग हैं, इनको अलग तरीके से मतलब ट्रीट किया जाता है। आदिवासियों को जंगली और असभ्य माना जाता है। इनको समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा। विकास के लिए संघर्ष, क्योंकि ये जंगलों से जुड़े हैं, जंगलों में रहते हैं, तो विकास के लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। इनकी मांग है कि मूलवासी लोगों को स्वतंत्र पहचान वाला समूह माना जाए, क्योंकि देखो सरकार ने और लोगों ने जंगलों को काट दिया। जंगलों को काट दिया तो मूलवासियों का जो रहने का स्थान था वो इनसे छिन गया, तो इसलिए भी ये नाराज हैं। मूलवास के स्थान पर इनका हक हो, ये कहते हैं कि इनको इनके तरीके से स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्र रहने का अधिकार हो, स्वतंत्र पहचान का अधिकार हो। और ये कहते हैं कि मूलवास जो है उसके स्थान पर इनको वहीं पे रहने का हक हो। जंगलों को ना तो उजाड़ा जाए, ठीक है, जंगलों को ना तो उजाड़ा जाए और ना ही इनको जंगलों से दूर भगाया जाए, ऐसा ये लोग कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, बड़ा चैप्टर था। सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं। लगभग 40 मिनट की वीडियो बनी और सारी चीजें कवर कर दी है। तो ये वीडियो आप लाइक करना ना भूलें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दिया करें और शेयर कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को जरूर दबा दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।